हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बीड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है एंड उसके बेसिस पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बना दिया है एंड कुछ आइटम जो हमेशा हम लोग लिख लेते हैं पहले से ही, उस सब्सक्रिप्शन मैंने लिख लिया है और कैपिटल फंड भी यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में बैलेंस शीट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो जो पहला एडजस्टमेंट है उसमें बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हुए हैं, जैसे कि एसेट एंड लायबिलिटी ऑन 1 April 2017 वेयर एज फॉलोज। तो ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों भी दिए हुए हैं। तो जैसे इसके अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो ये मेरा एसेट है, मशीनरी ये भी एसेट है, बिल्डिंग फंड ये लायबिलिटी है, देन इन्वेस्टमेंट ये एसेट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बैलेंस शीट तो नहीं दिया है, लेकिन बैलेंस शीट के आइटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। बट यहाँ पे अगेन बैलेंस शीट के आइटम है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल नहीं दिया है। तो अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया होगा तो हमें क्या करना है, ये जो इंफॉर्मेशन दिया है इसके बेसिस पे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेता हूं एज अ वर्किंग नोट, यहाँ पे इसको बना लेता हूं मैं। तो ये बैलेंस शीट मैंने बना लिया है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो इसके अंदर सारे ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो ये आ जाएगा मेरा एसेट में, फिर मशीनरी भी आ जाएगा एसेट में, बिल्डिंग फंड आ जाएगा लायबिलिटी में और इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा एसेट में। देन ये जो कैश दिख रहा है, कैश एट बैंक 22,250, दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो ये भी आ जाएगा मेरा एसेट में। तो एसेट वाले सारे आइटम पहले एसेट में लिख लेते हैं। तो ये मैंने एसेट के आइटम्स लिख दिया, अमाउंट भी साथ में लिख दिया है। एंड ये जो लायबिलिटीज में आने वाले थे, लायबिलिटीज में था बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड को लायबिलिटीज में लिख लेता हूं। ओके, तो बिल्डिंग फंड भी हो गया। अब यहाँ पे मिसिंग क्या दिख रहा है, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड को फाइंड कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट को ये क्लोज कर लेते हैं और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा हो जाएगा कैपिटल फंड। तो पहले लायबिलिटीज का टोटल देखते हैं। तो लायबिलिटीज का टोटल यहाँ पे 2,10,000, तो इसको यहाँ पे नीचे लिख लेंगे पेंसिल से। और फिर एसेट का टोटल करेंगे, तो एसेट का टोटल आ रहा है 3,82,250। अब देखेंगे दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है, तो 3,82,250 यहाँ पे बड़ा है। तो जो बड़ा अमाउंट रहता है उसको हम लोग कभी भी दोनों साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड लिख लूंगा मैं और देखेंगे फिर डिफरेंस कहाँ पे है। तो यहाँ पे लायबिलिटी में डिफरेंस दिख रहा है और डिफरेंस है यहाँ पे 1,72,250 का। डिफरेंस कैसे आएगा, ये दोनों को माइनस कर देंगे। तो डिफरेंस आ रहा है 1,72,250 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये मेरा आ जाएगा कैपिटल फंड। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड जैसा कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, पर हम लोग ने यहाँ पे कैपिटल फंड फाइंड आउट कर लिया है। तो ये जो हम लोग ने बैलेंस शीट बनाया है ये तुम्हारे सोल्यूशन का एक पार्ट है। तो तुम लोग के सोल्यूशन में ये चीज दिखनी चाहिए एज अ वर्किंग नोट। अब हम लाइन से सम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लायबिलिटीज है ये, तो लायबिलिटीज वाले आइटम मेरे सोल्यूशन के लायबिलिटीज में आ जाएंगे और ये सारे एसेट वाले आइटम मेरे सोल्यूशन के एसेट में आ जाएंगे। पर सिर्फ ये जो कैश एट बैंक है ये मेरे सोल्यूशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का और हमें क्लोजिंग बैलेंस लिखना होता है कैश का। और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को मिलेगा यहाँ पे पेमेंट साइड के एंड में देखेंगे, तो यहाँ पे कैश एट बैंक जो दिखेगा तो ये मेरा आएगा एसेट में। तो जो ओपनिंग बैलेंस है इसको हम लोग इग्नोर करेंगे कैश का। फिर यही बैलेंस जो है 22,250 ये रिसिप्ट साइड में भी रहेगा यहाँ पे, तो इसको हम इग्नोर करेंगे।
द नेक्स्ट आइटम है सब्सक्रिप्शन, ये आ जाएगा इनकम में, बट उसमें जो सब्सक्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ₹8,000 फॉर 16-17। तो जो सब्सक्रिप्शन मुझे मिला है 72,000, इसमें से 8,000 जो सब्सक्रिप्शन है वो लास्ट ईयर का है। तो देखो लास्ट ईयर का 10,000 रुपीज पेंडिंग था, जिसमें से मुझे 8,000 करेंट ईयर में मिल चुका है। तो ये जो 8,000 मिल गया है ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इसको टिक कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को। देन आगे जाते हैं, सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी में का मैंने सेल किया है, मशीनरी बेच दिया है। तो यहाँ पे देखो मशीनरी था मेरे पास 50,000 का मशीनरी मेरे पास था। उस 50,000 के मशीनरी में से मैंने 20,000 का मशीनरी बेच दिया, बट एक्चुअली 20,000 का मशीनरी नहीं बेचा है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू कितना लिखा हुआ है 25,000। दैट मीन्स मैंने 25,000 का मशीनरी बेचा है, लेकिन वो 25,000 का जो मशीनरी है वो मैंने 25,000 में नहीं बल्कि 20,000 में बेचा है। तो टोटल 50,000 का मशीनरी मेरे पास था, जिसमें से मैंने 25,000 का मशीनरी बेच दिया। तो ये बेच दिया है तो ये मशीनरी में से लेस हो जाएगा। तो मशीनरी को टिक कर लेते हैं, मशीनरी को यहाँ पे टिक हो जाएगा क्योंकि 50,000 में से 25,000 का मशीनरी हम लोग ने सेल कर दिया है, बेच दिया है। तो बेच दिया तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, और 25,000 का मशीन मैंने बेचा कितने में 20,000 में। तो यहाँ पे 5,000 का मेरा लॉस भी है। तो जो 5,000 का लॉस है वो आएगा मेरा एक्सपेंडिचर में। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं डोनेशन। तो डोनेशन हो जाएगा मेरा इनकम। देन एडमिशन फीस, एडमिशन फीस भी इनकम में आएगा। फिर और कुछ है नहीं। अब पेमेंट में देखते हैं। तो पेमेंट में पहला है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आ जाएगा एक्सपेंस में। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंस है। बुक्स ये एसेट है, बट यहाँ पे देख लेंगे एसेट में पहले से मेरे पास बुक्स तो नहीं था ना, तो बुक्स मेरे पास पहले से कुछ था नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको एसेट। अगर सपोज यहाँ पे पहले से मेरे पास कुछ बुक होता तो ये वाला जो बुक है ये पहले वाली बुक में ऐड हो जाता, बट पहले से मेरे पास कोई बुक नहीं है तो इसको एसेट में लिखेंगे। देन कंप्यूटर है, तो आगे यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर है क्या हमारे पास, नहीं है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आ जाएगा एसेट में। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है। फर्नीचर, तो फर्नीचर एसेट है। अगेन यहाँ पे देखेंगे कि फर्नीचर है कि नहीं, तो फर्नीचर हमारे पास नहीं है तो ये लिख देंगे इसको एसेट में। तो ये हो चुका है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ये पहला जो एडजस्टमेंट है ये तो हम लोग ने कर लिया है पहले से। नेक्स्ट है डेप्रीशिएट मशीनरी बाय 2,500। तो यहाँ पे जो मशीनरी का वैल्यू है वो 2,500 से डेप्रीशिएट हो रहा है। डेप्रीशिएट हो रहा है मतलब उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो पहला इफेक्ट इसका हो जाएगा लेस फ्रॉम मशीनरी, और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा एक्सपेंस में। तो मशीनरी में से लेस होने वाला है इसलिए मशीनरी को हम टिक कर लेंगे। अच्छा, मशीनरी को पहले से एक टिक है तो एक और टिक हो जाएगा, तो 2 टिक हो जाएगा मशीनरी को। फिर थर्ड एडजस्टमेंट है डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड। तो जो डोनेशन हम लोग को यहाँ पे मिला है, यहाँ पे जो डोनेशन दिख रहा है, ये जो डोनेशन है, ये जो डोनेशन हम लोग को मिला है ये बिल्डिंग फंड के लिए मिला है। तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, इनकम लिखा था, बट ये इनकम में नहीं आएगा। तो ये क्या पे आने वाला है, ये बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डोनेशन जो मिला है हम लोग को वो बिल्डिंग फंड के लिए मिला है। तो अगर बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन मिला है तो उसको बिल्डिंग फंड में ऐड करना होगा, तो उसे इनकम में नहीं लिखना है। तो जो बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग फंड को मैं टिक कर लेता हूं। फोर्थ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर वॉज ड्यू फॉर ₹6,000। तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो ये सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा पहला एफेड इसका, और दूसरा एफेड इसका आएगा एसेट में। और सब्सक्रिप्शन को टिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब्सक्रिप्शन को वैसे भी हम लोग लाइन छोड़ते ही है। हाँ, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ऑलरेडी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, तो ये वाला जो आउटस्टैंडिंग है ये इसमें ऐड कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को टिक कर देते हैं। तो ऑलरेडी एक टिक था तो अब 2 टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब
सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सम को। तो पहले लायबिलिटी वाले आइटम को लायबिलिटी में लिख लेते हैं। तो लायबिलिटी में एक तो बिल्डिंग फंड है और दूसरा कैपिटल फंड है। तो बिल्डिंग फंड और कैपिटल फंड को लायबिलिटी में लिख लेते हैं। कैपिटल फंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बस इसका अमाउंट मुझे लिखना है। तो अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,72,250 एंड इसको 4 लाइन छोड़ दिया है। फिर बिल्डिंग फंड भी लिख लेंगे। तो बिल्डिंग फंड को भी टिक किया हुआ था, तो इसका अमाउंट भी आ जाएगा इनर कॉलम में एंड एक टिक किया था, दैट मीन्स एक लाइन छोड़ देंगे। अब एसेट्स देखते हैं। तो एसेट में कैश एट बैंक जो है वो तो आने वाला नहीं है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको लिख लेते हैं एसेट में। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को 2 टिक था, तो पहले टिक के लिए 1 लाइन छोड़ना होगा और दूसरे टिक के लिए 2 लाइन। द नेक्स्ट है मशीनरी और इन्वेस्टमेंट। तो मशीनरी और इन्वेस्टमेंट ये दोनों भी एसेट में आने वाला है। मशीनरी को 2 टिक है और इन्वेस्टमेंट को टिक नहीं है। तो पहले मशीनरी लिख लेते हैं। मशीनरी आ जाएगा एसेट में, इनर कॉलम में लिखेंगे उसका अमाउंट एंड 2 टिक था, तो पहले टिक के लिए हमें छोड़ना है 1 लाइन और दूसरे टिक के लिए छोड़ना है 2 लाइन। नेक्स्ट था इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा एसेट में एंड इसको टिक नहीं था, तो इसका अमाउंट लिख देंगे आउटर कॉलम में। तो यहां पे एसेट्स भी हो चुका है। अब देखेंगे रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट में पहले कैश एट बैंक दिया है, वो तो आएगा नहीं। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आ जाएगा इनकम में। तो सब्सक्रिप्शन को इनकम में लिख लेते हैं। अमाउंट 72,000 है। तो सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका अमाउंट बस लिख देना है हमें 72,000। बट इसमें लास्ट ईयर का भी दिया हुआ था। ये जो सब्सक्रिप्शन मुझे मिला है 72,000, इसमें से जो 8,000 है वो लास्ट ईयर का। तो अगर लास्ट ईयर का है तो इसको लेस कर देंगे यहाँ से। तो लास्ट ईयर का लेस कर देते हैं, 8,000 लेस हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट इसका, ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 10,000 रुपीज 16-17 का, उसमें से माइनस हो जाएगा। तो हमें 10,000 रुपीज लेना था 2016-17 का, जिसमें से मुझे 8,000 रुपये अभी मिल चुका है। तो अभी पेंडिंग है सिर्फ 2,000 रुपीज 16-17 का। नेक्स्ट है सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी का सेल किया है, तो 25,000 का मशीनरी मैंने बेच दिया है। तो ये मशीनरी में से माइनस हो जाएगा। तो 50,000 में से मैंने 25,000 का मशीनरी बेच दिया, तो अब मेरे पास बचा है सिर्फ 25,000 का मशीनरी। और 25,000 का मशीनरी यहां पे मैंने 20,000 में बेचा है। तो अगर 25,000 का मशीनरी मैंने 20,000 में बेच दिया है, दैट मीन्स यहां पे मेरा 5,000 का लॉस हो गया है। तो लॉस हो गया है, तो लॉस आ जाएगा मेरा एक्सपेंडिचर में। तो यहां पे लिख लेते हैं टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अमाउंट है 5,000। देन नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन आने वाला है। वैसे तो नॉर्मली डोनेशन इनकम में आता है, बट यहाँ पे बोला था डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड। तो जो डोनेशन ये मुझे मिला है वो बिल्डिंग फंड के लिए मिला है, तो ये इनकम में नहीं आएगा, ये बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा। तो इसको बिल्डिंग फंड में ऐड कर लेते हैं। तो ये बिल्डिंग फंड में यहाँ पे ऐड हो गया 55,000, तो ये हो गया 2,65,000। नेक्स्ट है एडमिशन फीस। ये आ जाएगा इनकम में, अमाउंट है 6,000। टिक नहीं किया है तो इसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं पेमेंट साइड। तो पेमेंट में है इंश्योरेंस, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये दोनों भी एक्सपेंस में आने वाला है, तो दोनों को साथ में लिख लेते हैं। इंश्योरेंस है 10,000 और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 4,000। तो इसको एक्सपेंस में लिख लेंगे दोनों को। इंश्योरेंस एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इंश्योरेंस था 10,000 और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 4,000। अब आगे देखते हैं। तो आगे फिर बुक्स, ये एसेट है, और कंप्यूटर ये भी एसेट है। तो अगेन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। एसेट में बुक्स 30,000 है और कंप्यूटर 60,000 है। बुक्स और कंप्यूटर आ जाएगा एसेट में। अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा क्योंकि उसको टिक नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट है
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाएगा एक्सपेंस में, अमाउंट है 4000 रुपीज। आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसको टिक नहीं है। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर आ जाएगा एसेट में, फर्नीचर को भी टिक नहीं किया है तो इसका अमाउंट भी हम लोग लिख लेंगे आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, तो ये आने वाला एसेट में, तो कैश एट बैंक भी आ जाएगा एसेट में, एंड इसको भी टिक नहीं किया हुआ है तो इसका अमाउंट भी आ गया आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है तो पेमेंट साइड भी हो गया। अब करेंगे हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, वो तो बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हुए थे तो हो चुका है हमारा। फिर सेकेंड है डेप्रीशिएट मशीनरी बाय ₹2500, तो यहाँ पे मशीनरी को डेप्रीशिएट करने बोला है 2500 से, तो मशीनरी में से 2500 लेस कर देंगे, तो 2500 अगर लेस कर देंगे 25,000 में से तो ये बचेगा 22,500। और डेप्रीशिएशन का दूसरा इफेक्ट आता है एक्सपेंस में, तो दूसरा इफेक्ट भी डाल देते हैं एक्सपेंस में। अब सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन जो हम लोग को मिला था वो बिल्डिंग फंड के लिए मिला था, तो ये तो हम लोग ने ऑलरेडी कर दिया है। फोर्थ एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर वॉज ड्यू फॉर ₹6000, तो जो सब्सक्रिप्शन मुझे मिला है उसमें से 6000 करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो यहां पे लिख लेंगे करेंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यहां पे आ जाएगा, ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है, तो यहां पे अमाउंट लिख लेते हैं 4000 रुपीज। अब इसका टोटलिंग कर लेंगे, तो इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आता है 68,000। अब ये जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था उसका दूसरा इफेक्ट एसेट में आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, दूसरा इफेक्ट एसेट में आने वाला है, तो एसेट में डाल देते हैं दूसरा इफेक्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, तो बस यहाँ पे करेंट ईयर डाल के उसका अमाउंट लिख देना है। तो यहां पे मेरा सारा एडजस्टमेंट भी अब हो चुका है, तो अब सम को टैली कर लेंगे। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करना होता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो एक्सपेंडिचर का टोटल देख लेते कितना है, तो एक्सपेंडिचर का टोटल आ रहा है 25,500, तो इसको यहाँ पे पेंसिल से लिख लेंगे 25,500। फिर एसेट इनकम का टोटल देखेंगे, तो इनकम का टोटल आ रहा है 74,000, तो यहाँ पे अगेन लिख लेंगे पेंसिल से 74,000। एंड फिर देखेंगे दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है, तो यहाँ पे 74,000 बड़ा है, तो जो बड़ा अमाउंट रहेगा उसको दोनों साइड लिख लेंगे, यहाँ पे भी 74, यहाँ पे भी 74। अब देखेंगे डिफरेंस कहाँ पे, तो डिफरेंस अगेन यहीं पे दिख रहा है एक्सपेंडिचर में, तो जो भी डिफरेंस है उसको ऊपर लिख लेंगे और उसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस। तो डिफरेंस आ गया यहाँ पे 48,500 का, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है एज अ सरप्लस। फिर इस सरप्लस को हमें कैपिटल में ऐड कर देना है, यहाँ पे कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे, तो कैपिटल में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब टोटल कर लेते हैं कैपिटल फंड का, तो कैपिटल फंड का टोटल आ रहा है 2,20,750। फिर लायबिलिटीज का टोटल देखेंगे कितना है, तो लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है 4,85,750। फिर एसेट का टोटल कर लेते हैं, तो एसेट का टोटल भी आ रहा है 4,85,750। मतलब हमारा सम टैली हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।